वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर के आया है जो इन्वायरमेंट के एयर को ट्रैप करके पानी में कन्वर्ट कर देगा। साथ ही हम बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट की, इंडिया की और जो फ्रांस के बीच में डील है उसकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जियो फाइनेंशियल की और BYD पूरे इंडियन ऑटो सेक्टर के लिए तबाही लाने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे IRFC के रिजल्ट्स की। सबसे पहली न्यूज है अल्ट्राटेक सीमेंट की और इन्होंने अपना प्रॉफिट अभी अभी डिक्लेयर किया है Q4 वाला और कमाल के नंबर्स हैं। कंपनी बहुत ही प्रॉफिट में है और आते ही आते रिजल्ट के साथ साथ अल्ट्राटेक सीमेंट ने 77.50 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। हालांकि इसका रिकॉर्ड डेट तो अभी नहीं डिक्लेयर किया है इन्होंने, बट इसका रिकॉर्ड डेट जैसे ही आएगा और आप डिविडेंड मिस न करो इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब भी करना होगा। तो जैसे ही डिविडेंड आता है मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इनको प्रॉफिट कितना हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ। इनका जो Q4 FY25 वाला रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट 10% बढ़ गया और बढ़कर 2482 करोड़ रुपीस हो गया। वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो रेवेन्यू भी बढ़ा होगा और इनका नेट रेवेन्यू 13% बढ़कर 23,063 करोड़ रुपीस हो गया। और अगर मैं आपको और भी कुछ इस कंपनी के बारे में बताऊं तो अल्ट्राटेक सीमेंट का ये एम है कि FY26 तक वो 2010.5 MTPA का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। यानी कि उनकी जो सीमेंट कैपेसिटी है इस वक्त 183.4 MTPA है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि FY27 तक उनका सीमेंट कैपेसिटी 210.5 MTPA का हो जाए। लेकिन इसके बावजूद 17,669 करोड़ रुपीस का इनके ऊपर डेप्ट है और जो इनका कैश फ्लो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है फिलहाल। और कंपनी का ये प्लान भी है कि ये 1,500 करोड़ का कैपेक्स करने वाली हैं, ऐसा उन्होंने अनाउंस भी किया है। और मैंने आपको एक न्यूज कवर की थी, उसमें बेसिकली केस स्टडी भी था पूरा सीमेंट वॉर का कि ये जो पूरी सीमेंट इंडस्ट्री है इसका किंग कौन बनेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप और बिरला ग्रुप के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट चल रही है। तो अगर आपने वो बिजनेस न्यूज नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो बिजनेस न्यूज जरूर देखना। उसमें मैंने पूरा हिस्ट्री बताया हुआ है सीमेंट का, कैसे कैसे क्या चल रहा है, किस कंपनी ने किसको एक्वायर किया, ये सारी चीजें डिटेल में है। और हम अगली बिजनेस न्यूज पे जाएं उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ये 77.50 पर शेयर का जो डिविडेंड है उस पे अप्लाई करोगे, क्योंकि जो इनका एक स्टॉक का प्राइस है ना वो 12,000 के आसपास है, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा है। और वहीं पे अगर मैं आपको कल के अकॉर्डिंग बताऊं तो इनका जो स्टॉक प्राइस था वो 12,130 रुपीस के आसपास क्लोज हुआ था। अगली न्यूज है डिफेंस सेक्टर की। इंडिया ने फ्रांस के साथ 64,000 करोड़ का राफेल मरीन फाइटर जेट्स का डील साइन किया है और इस डील के अकॉर्डिंग इंडियन नेवी को 26 जेट्स मिलेंगे जो INS विक्रांत पर डिप्लॉय किए जाएंगे। INS विक्रांत आपको पता ही होगा, आपने अभी भी कई वीडियोस भी देखी होंगी जहां पर रॉकेट लॉन्च हो रहा था INS विक्रांत के थ्रू। ये वही है शिप, उसी का नाम है। और ये जो डिलीवरी है लेकिन वो अभी नहीं होगी, इसका कोई भी चीज पाकिस्तान के फाइट से या फिर वॉर से रिलेटेड नहीं है। हालांकि ये जो डील है साइन तो अभी हो गई है और ये जो डिलीवरी है ना वो 5 साल बाद आएगी। यानी कि इंडिया के पास ये जो राफेल मरीन फाइटर जेट्स हैं वो 2029 के आसपास आना शुरू हो जाएंगी। और इसमें जो खास बात है इस फाइटर प्लेन की वो ये है कि ये 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट्स होंगे और इस डील में वेपन सिस्टम्स, स्पेयर्स और ट्रेनिंग्स भी इंक्लूडेड हैं। और ये जो राफेल मरीन है ये एडवांस्ड एवियोनिक्स और प्रिसीजन वेपन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इस जेट को इसलिए भी मंगवाया गया है क्योंकि ये जो पुराने MiG-29 के थे उनको रिप्लेस करेगा और इंडियन नेवी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया, समझने की कोशिश की कि इसका रेंज क्या है या फिर और भी चीजें कैसी कैसी हैं। तो ये मेरे को एक डेटा मिला, ये डेटा अप्रोक्सीमेट है, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है। डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है फ्यूल पे और किस कैपेसिटी का काम है उससे। ऐसा बताया जाता है कि इस जेट को अगर आप एक बार रिफ्यूल कर दोगे, यानी कि पूरी तरीके से फ्यूल कर दिया आपने, ईंधन दे दिया, तो ये एक बार में 1,800
150 किलोमीटर जा सकता है बिना दोबारा रिफ्यूलिंग के। ये एक खास बात है इस फाइटर की। हालांकि बहुत से ऐसे भी जेट्स हैं राफेल वैरायटी के ही जो 3000 किलोमीटर तक भी उड़ते हैं। अब मेरा जो आज का आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि यूएस नेवी के पास कितने टोटल फाइटर जेट्स हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास कितने फाइटर जेट्स हैं। पहला चीज ये। दूसरा चीज, चाइना के पास टोटल कितने एयरक्राफ्ट्स हैं और इंडिया के पास कितने हैं, और इजराइल के पास कितने टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट की बात कर रहा हूं मैं उनकी, और इंडिया के पास कितने फाइटर जेट्स हैं। अगली बिजनेस न्यूज है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि महिंद्रा की बात चल रही है एसएमएल इसूजू के साथ एक्विजिशन से रिलेटेड। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 555 करोड़ रुपीस में एसएमएल इसूजू का 58.96% स्टेक अक्वायर किया है, और इस डील के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा लाइट कॉमर्शियल व्हीकल बस सेगमेंट में 21% का मार्केट शेयर टारगेट कर रहा है। एसएमएल इसूजू की बात करूं मैं तो जो एसएमएल इसूजू है आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेस में काफी ज्यादा एक्टिव है, जिसमें अब महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एंट्री करेगा और कंबाइंड डीलरशिप इनकी 220 होगी और सर्विस टच पॉइंट्स 400 हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का प्लान कर रहा है, क्योंकि वो काफी दिनों से इस सेक्टर के पीछे थे। और अभी जो ये एक्विजिशन है इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें पूरी एक साथ होने लगेंगी। फिलहाल ये दोनों कंपनीज महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसएमएल इसूजू ये दोनों अलग अलग काम करती रहेंगी। अगली न्यूज है आईसीआईसीआई बैंक की, और आईसीआईसीआई बैंक ने कमाल का एक स्टेप उठाया है, और आप भी सोचोगे कि यार ये क्या चीज है, और शायद आपने पहली बार ही ये चीज सुनी भी होगी। वो ये है कि आईसीआईसीआई बैंक अपने 5 मेजर ऑफिसेस में एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स इंस्टॉल कर रही है या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उन्होंने इंस्टॉल कर लिया है एक्चुअली। और अब ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर होता क्या है, ये एक ऐसा मशीन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर को कलेक्ट करके उसको पीने लायक पानी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे बारिशों में आप देखते होगे आपको बहुत उमस होती है, क्यों? क्योंकि बारिशों में वाटर कंटेंट बढ़ जाता है एयर के अंदर, और गर्मियों में वो मॉइस्चर कम रहता है। तो अभी भी जो हवा है ना उसमें कुछ न कुछ वाटर रहता है। तभी जब आप ठंडे बोतल को रखते हो बाहर तो आपने देखा होगा कि बाहर के बोतल के सरफेस पे पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्म हवा में एयर था और जब वो एयर ठंडे बोतल से टकराता है तो जो हॉट एयर में वाटर है यानी कि जो H2O है जो वेपराइज्ड फॉर्म में था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो अब इस जनरेटर से एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर से आईसीआईसीआई बैंक हर रोज 8000 लीटर का फ्रेश वाटर बनाएगी, और इससे उनके 4200 एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उनको अपने साथ बॉटल परचेज करके लाने की जरूरत नहीं होगी और बॉटल की डिपेंडेंसी भी कम होगी। अब इससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इनिशिएटिव लिया है आईसीआईसीआई बैंक ने, ये उन्होंने ईएसजी गोल्स के तहत लिया है। ये उनके ईएसजी गोल्स के पार्ट हैं, और आईसीआईसीआई बैंक ने ये भी बोला है कि वो 2032 तक स्कोप 1 और स्कोप 2 कार्बन न्यूट्रल भी बन जाएंगे। अब ये दोनों चीजें क्या होती है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, क्या दो चीज, ईएसजी गोल के बारे में और स्कोप 1 और स्कोप 2 के बारे में। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि आईसीआईसीआई बैंक 180 साइट्स जो है उनकी वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है और रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज करती हैं। कितना रिन्यूएबल एनर्जी, उसका डेटा है 75.73 मिलियन किलोवाट आवर, यहां तक उनका पूरा बढ़ गया है। और आईसीआईसीआई बैंक ने 3.7 मिलियन ट्रीज भी लगाई हैं। अब ये सारी चीजें की क्यों जाती हैं, और अक्सर कंपनीज इसका एडवर्टाइजमेंट भी निकालती हैं। शायद आईसीआईसीआई बैंक ने इसका एडवर्टाइजमेंट भी निकाला है, मुझे ठीक से याद नहीं है। उन्होंने इसलिए क्योंकि ना जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। आपने कई बार ये न्यूज में सुना होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आईटीसी से अपने शेयर्स निकाल रहे हैं, आईटीसी को सेल करके बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिगरेट बेचता है, सिन बिजनेस है। वैसे ही जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर उन कंपनीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो कंपनीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, जो ईएसजी नॉर्म्स को फॉलो करती हैं। तो क्योंकि फॉरेन में ना इन सब चीजों का बहुत महत्व है, इन्वायरमेंट का, एयर पोल्यूशन का, सारी चीजों का। तो आईसीआईसीआई बैंक शायद इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज कर रहा है। बाकी आप
बताओ कैसा स्टेप्स है, और इसके बारे में भी जरूर बताना, एटॉमिक जो इनका मशीन है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स वाला। अब आपको मैं ESG के बारे में बताता हूँ, क्योंकि शायद आपको ये चीज नहीं पता होगी। देखिए, ESG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। एक्चुअली जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज, जो छोटी कंपनीज आपके एरिया में हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी सिर्फ प्रॉफिट कमाने तक सीमित नहीं रहती है, उनको इन्वायरमेंट, सोसाइटी और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का भी ध्यान रखना होता है। तो ये कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है, ये कोई वो नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। और अब स्कोप 1 और स्कोप 2 क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं आपको, और लास्ट में मैं सेबी के नॉर्म्स के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूंगा। देखिए, जो स्कोप 1 होता है ना, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है पहले मैं वो बताता हूँ। इसका मतलब है कि कोई कंपनी जितना कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में डालती है उतना ही उसको ऑफसेट या फिर न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, जैसे कि पेड़ लगाना या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना। अब स्कोप 1 इमिशन क्या होता है, इसमें ना वो इमिशंस होते हैं जो डायरेक्ट पॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि कंपनी ने जनरेटर लगाया उसमें से निकलने वाले धुएं, और जो कंपनीज के व्हीकल्स हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। और स्कोप 2 में इनडायरेक्ट पॉल्यूशन आ जाता है, जैसे कि अगर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए कोयले जलाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये हो गया स्कोप 2। अब मैं आपको बताता हूं कि सेबी का क्या सीन है। मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो ESG गोल्स है ना, ये हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको इसका रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। और बात रही स्कोप 1 और स्कोप 2 की, तो कंपनीज को ये रिपोर्ट करना भी कंपलसरी होता है, और ये जो चीज है वो सेबी के BRSR फ्रेमवर्क के अंदर आती है। अगली न्यूज है जियो फाइनेंशियल की, और इस स्टॉक से मैंने बहुत पैसे कमाए, मेरे पैसे 2 टाइम्स हो गए थे। और वैसे ये चीज जब मैं बोल रहा हूं तो मैं ये भी बता दूं, ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसका पी रेशियो जो है वो 303.54 है। इसका मतलब कि ये स्टॉक बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही इसमें जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो 47.12% ही है। इसलिए मैं आपको सिर्फ अपना व्यू बता रहा था, मेरे साथ जो हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इसको परचेस करो। और ये जो जियो फाइनेंशियल का शेयर है वो अपने ऑल टाइम लो से 31% जंप कर चुका है, और इनका Q4 का रिजल्ट भी आ गया। तो Q4 FY25 में जो नेट प्रॉफिट था वो 1.7% बढ़कर 316 करोड़ रुपीस हो गया, और रेवेन्यू 18% से बढ़कर 493.2 करोड़ रुपीस हो गया, और इनका जो AUM है वो 10,053 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। अब इन्हीं सब चीजों को देख करके एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये स्टॉक 280 से 300 रुपए तक जा सकता है, और इसका सपोर्ट लेवल 250 रुपए पर है। वहीं पे ये जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 100 और 200 डे मूविंग एवरेजेस से नीचे है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ इनकी बात नहीं सुननी है आपको। क्यों? क्योंकि कई बार कंपनीज ऐसी होती हैं जो दूसरे कंपनीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करी हुई होती हैं, और जो उनका डिविडेंड होता है उनसे पैसे कमाती हैं। उनका खुद का बिजनेस मॉडल उतना स्ट्रांग नहीं हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर आप बात करो तो उन्होंने रिलायंस के बहुत सारे शेयर्स परचेज किए हुए हैं। तो अब आप सोचो, अगर रिलायंस डिविडेंड डिक्लेयर करती है या फिर जियो फाइनेंशियल उनके शेयर्स को बेच करके प्रॉफिट बुक करता है, तो भी वो तो प्रॉफिट ही आएगा ना। तो इसलिए जो इनका 1.7% का नेट प्रॉफिट बढ़ा है उस पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है फिलहाल। बाकी आप मुझे बताओ कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कितने % शेयर अक्वायर किए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग वाला। और जो मैंने पीछे पूछा था, कंपैरिजन कराया हुआ था नेवी का और चाइनीज नेवी के, सॉरी चाइनीज के पास तो नेवीज आई थिंक होगी नहीं, क्योंकि उनका बॉर्डर किसी भी समुद्र के साथ टच नहीं करता है।
तो मैंने बताया था इजराइल के पास कितने फाइटर जेट हैं, यूएस नेवी के पास कितने फाइटर जेट हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास कितने फाइटर जेट प्लेन्स हैं। अगली बिजनेस न्यूज है BYD की, और हर एक कंपनी को BYD से बहुत डरने की जरूरत है, क्योंकि चाइना में BYD ने ओवरटेक कर दिया है टेस्ला को, और अब BYD आ रही है इंडिया में। उनके कार्स के मॉडल क्या शानदार हैं। इवन मैंने कुछ जगह पे BYD के कार्स देखे भी हैं इंडिया में, क्योंकि BYD 2025 में ही सील इलेक्ट्रिक सीडान लॉन्च कर रही है, जो 41 लाख रुपए से ही स्टार्ट हो जाता है। उसका जो डायनेमिक वेरिएंट है उसका रेंज 510 किलोमीटर का है, वहीं पे प्रीमियम 650 किलोमीटर का रेंज देता है, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो 580 किलोमीटर का रेंज ऑफर करता है। तो BYD से इसलिए भी डरने की जरूरत है, क्योंकि एक तो इनका रेंज बहुत ज्यादा है, इनका जो चार्जिंग है वो काफी ज्यादा फास्ट है, तीसरी चीज इनके पास फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और जो सबसे ज्यादा हैरान और परेशान कर सकती है इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, वो ये कि जो चाइना है वो ऑलरेडी हर एक चीज मैन्युफैक्चर करता है। चाहे आप चिप ले लो, वायर ले लो, ऑडियो से रिलेटेड चीज ले लो, AC के कंपोनेंट्स हो गए, कार के छोटे से बड़े कंपोनेंट्स तक, हर एक चीज। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, और अगर इंडियन कार्स को वो फीचर्स देना पड़े तो उनको सामान चाइना से यहाँ पे मंगवाना पड़ेगा, फिर उसमें डालना पड़ेगा जो उनकी कार्स है। या तो ये करना होगा, या तो दूसरा चीज है कि यहाँ पे वो खुद से फैक्ट्री डाले उन चीजों की, फिर उस कंपोनेंट को यूज करें अपने कार्स में। बट ये हो पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पार्ट्स लगते हैं कार के अंदर ना, वो अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम है। तो BYD को मैन्युफैक्चर करना बहुत ही आसान है चाइना में। हालांकि गवर्नमेंट देखिए क्या स्टेप्स उठाती है। मुझे लगता है BYD को मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर उसको इंडिया में रहना है तो। अगली न्यूज है IRFC, और ये न्यूज इसलिए भी है क्योंकि प्रीवियस यानी कि पहले इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, और इनका Q4 FY25 का रिजल्ट भी आ गया, जिसमें नेट प्रॉफिट 3% गिर गया और 1667 करोड़ रुपीस रह गया, जबकि जो इनका इनकम है वो 6723 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। वहीं पे अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंसेस में 5042 करोड़ रुपीस इनका एक्सपेंस पहुंच गया, लेकिन बोर्ड ने FY26 के लिए 60,000 करोड़ रुपीस के फंड्स रेज करने के लिए अप्रूवल तो दे दिया है। लेकिन ये अप्रूवल कैसे मिला है, इसमें कंपनी दो तरीके से फंड्स रेज करेगी, पहला टैक्स फ्री बॉन्ड्स के जरिए, दूसरा टैक्सेबल बॉन्ड्स के जरिए। तो ये बॉन्ड्स का मिक्स के थ्रू ये लोग करेंगे। देखते हैं IRFC के बारे में चीजें कैसी होती हैं, और इस स्टॉक के बारे में आप कुछ अपना रिव्यू देना चाहते हो तो आप कमेंट में दे सकते हो, क्योंकि आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी सीरीज बहुत पसंद आती होगी। हमने अशोक लेलैंड का कॉन कॉल भी रिकॉर्ड किया है, ऊपर आई कार्ड पे आप देख सकते हो, और धोनी के स्टार्टअप ने एक बहुत बड़ा स्कैम करने की कोशिश की। वैसे इसको अभी स्कैम कहना सही है नहीं, क्योंकि किसी ने भी FIR की नहीं है, कोई भी वर्डिक्ट आया नहीं है, बट ये स्कैम जैसा लग रहा है, लोगों का आरोप है। तो ये चीजें ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। और लेता हूं मैं आपसे अलविदा, कल से हम लोग फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।